नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं पिछले एक साल का। ठीक है, और प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं 10 टॉपिक लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं और अंत में एक क्वेश्चन मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लगातार आप लोग का कमेंट देख रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग यह भी बता रहे हैं कि 10 में से कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। ये अच्छी बात है, तैयारी का यही सही तरीका है, खुद को कंफर्ट जोन से निकालिए। लेक्चर नंबर 4 तक आज हम पहुंच चुके हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, महत्वपूर्ण है, इसको जो है 5 स्टार लगा दीजिए, नोट कर लीजिए। क्यों ऐसा कह रहा हूं, देखिए प्रश्न का नेचर देखना है, फिर आप ही जरा कमेंट करके बताइए कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले ये समझे कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हजारों टॉपिक हैं और प्रश्न पूछे जाएंगे कितने, 30। तो कैसे आप डिवाइड करेंगे कि 1000 में से 30 टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसीलिए यहां पर देखिए क्या है, मई 2025 में नालसा को लेकर के चर्चा किया गया। नालसा क्या होता है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहां पर जो चर्चा किया गया है नालसा और कार्यकारी अध्यक्ष, तो आपसे पूछा गया है कि ये कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं। इसमें कोई डिटेल से ज्यादा जानकारी आपको नहीं चाहिए। क्यों इस तरह के प्रश्न क्या आते रहे हैं, बिल्कुल कहां से देखेंगे हम लोग, पीवाईक्यू में देखेंगे। प्रत्येक साल जो भी प्रीलिम्स होता है 2 से 3 क्वेश्चन तक यहां से पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, टाइप समझिए, ये जो चर्चित व्यक्ति का टाइप होता है ना, कि साल भर में कौन व्यक्ति ज्यादा चर्चित रहे हैं, चर्चा के विषय में रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है और बस सीधे नाम रहता है। तो हमें भी उस तरह के कम से कम 50 टॉपिक पढ़ लेने हैं। 50 व्यक्ति जो जो इंपॉर्टेंट रहे होंगे एक साल के अंतर्गत। जैसे अभी देखिए राज्यसभा के लिए 4 नाम भेजा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। इस तरह से हमें कुछ चर्चित व्यक्ति का कर लेंगे हम लोग, और लगातार मैं करंट अफेयर्स में बीच बीच में कराते चलूंगा। तो यहां पर आप एक बात समझ गए कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें यहां पर पूछा गया। देखिए मई 2025 में दरअसल नालसा की जो बात की गई, इसके कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और जो नियुक्त किए गए न्यायमूर्ति हैं वह कौन है, सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सी विकल्प के साथ चलेंगे। इनको मई 2025 में नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो पहला प्रश्न का जवाब क्या हो गया, सी। और मैंने क्या कहा, इसको टिक लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आइए, मई 2025 में क्या कहा गया है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बने। अब देखिए ये भी कौन सा आ गया, चर्चित व्यक्ति का। चर्चा में क्या है, ब्रिक्स। दोस्तों ब्रिक्स की जब भी चर्चा करेंगे, ब्रिक्स से आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरे कार्यकाल में आए, उनका सबसे बड़ा अटैक किसी संगठन पे हुआ तो वो ब्रिक्स पे हुआ। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं ये भी पता होना चाहिए, खास करके ये जो नाम है, क्योंकि अब जो है 10 देश के आसपास हो चुका है। अब देखिए ब्रिक्स में ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो है ही, लेकिन अब मामला आगे बढ़ चुका है। आप जानते हैं कि अभी ईरान जो है वह युद्ध में था इजराइल के साथ। अमेरिका का भी दुश्मन ईरान, और अमेरिका ब्रिक्स पर भी अटैक कर रहा है, और ईरान की एंट्री ब्रिक्स में हो चुका है। मामला समझ में आया। दूसरी बात, ब्रिक्स जो पिछले साल का मीटिंग हुआ था, कजान शहर, कहां पर कजान पड़ता है, रसिया में, ठीक है। और यहां पर एक मामला तय किया गया था कि डॉलर जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करके ब्रिक्स का अपना कोई करेंसी कर सकते हैं। वो रुपया भी हो सकता है, और यूरोप के जो और देश हैं या जो इसमें संबंधित देश हैं उनकी कुछ करेंसी हो सकता है, वो अभी तय नहीं किया गया है। अब इस बात को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यदि ब्रिक्स डॉलर को रिप्लेस करता है तो हम ब्रिक्स के जो संबंधित देश हैं या ब्रिक्स है उस पर इमीडिएट कितना 200% टैरिफ लगा देंगे। मामला समझ में आ रहा है। तो काफी ये जो है जटिल मुद्दा है, इंडिया इसमें शामिल है ना, और इंडिया चाहेगा कि ब्रिक्स को वो बेहतर तरीके से चलाए। क्योंकि यहां देखिए ब्रिक्स में जो नाम देखेंगे, यहां पर 3 नाम देखिए, इस तीनों के भरोसे कहते हैं कि ये दुनिया जो है एक धुरी बन सकता है। वो 3 क्या है, रसिया, इंडिया और क्या है, चाइना। ये जो ब्रिक्स में से रिक आप निकाल देंगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास्को, न्यू दिल्ली और बीजिंग, ये धुरी बनता हुआ नजर आ रहा है।
तो वैश्विक परिपट पे आप ब्रिक्स की महत्ता को समझ लीजिए, यहां से प्रश्न इसीलिए पूछा जा सकता है। और मई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वह कौन होंगे ये देखना है। अब यहां पर जो एक बात समझना है, जो भी अध्यक्ष हैं इसके, वह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गए क्योंकि वह इंडियन ही है, ठीक है, भारत से संबंधित है, ठीक। तो अब यहां पर नाम आपको पूछा गया है और वो नाम जो है वो हरवंश चावला है। बी विकल्प, कितने लोगों का बी विकल्प आया है लिख के बताते चलिएगा, ठीक है। तो हरवंश चावला मई 2025 में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। याद रहेगा इतनी चीजें, जो कहानी सारा कुछ बताया समझ में आ गया है ना, ये ध्यान रखना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने और कंट्री हैं, इसमें कितने और कंट्री हैं, इसका नाम क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। कुछ का नाम तो मैंने बता ही दिया है, तो अब ब्रिक्स प्लस हो गया, ब्रिक्स को अब ब्रिक्स प्लस कहा जाए। अगर प्रश्न में ब्रिक्स प्लस रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, लिख करके ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे फटाफट क्या करिए, बताते चलिए। चलिए अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ध्यान से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की चर्चा किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली। अब देखिए ओथ लिया है, और ये भी फिर क्या हो गया, चर्चित व्यक्ति। देखिए जितने इंपॉर्टेंट चर्चित व्यक्ति का हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम के विषय में आपसे पूछा गया है, ठीक। और यहां पर देखेंगे तो ये चार नाम जो दिया गया है, यहां पर जुडिशियरी से एक नाम आपको आता है, एक इंटरनेशनल संगठन से हमने देखा, ठीक है। तो अलग अलग लेवल पे हम अलग अलग नाम देख रहे हैं। अब ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की बात करेंगे चीफ जस्टिस की, ये 16 अप्रैल 2025 को होता है। कब, 16 अप्रैल 2025। तो देखिए करंट का है ना, पूछा जा सकता है। नाम कौन होगा, कौन न्यायमूर्ति होंगे, अरुण पल्ली। देखिए बी विकल्प में जाइए, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली। अरुण पल्ली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। मामला समझ में आ गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वह यूटी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी क्या है, यूटी है, और ये यूनियन टेरिटरी क्या है, विद असेंबली है, विधानसभा होगा। और यहां पर लद्दाख में क्या होगा, विधानसभा नहीं होगा। सब ध्यान रखते चलिए, कब हुआ ये सब घटना, आपको ध्यान होगा 5 अगस्त 2019 भारत के पार्लियामेंट ने क्या किया, 370 जो आर्टिकल 370 है और 35A इसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। उसके बाद दोनों को डिवाइड भी कर दिया और सेपरेट स्टेट बना दिया और दोनों को यूटी में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ विधानसभा चुनाव होगा तो उमर अब्दुल्ला यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। ये सारा चीज ध्यान रखना है। एलजी कौन है, यहाँ के जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़े तो वहां चर्चित सारे नाम को क्या करना है, देख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहां आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर लद्दाख से संबंधित कुछ घटनाक्रम आजकल हुआ है। चलिए यहां पर आपके लिए एक असाइनमेंट है, कुछ चीजें मैं देता चलूंगा। लद्दाख में अभी अभी कुछ घटनाक्रम में तब्दीली देखने को मिला है। एक चर्चित व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है, तो वो कौन है, क्या पद है, ये कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए। ऐसे अगर आप मेहनत करते रह जाएंगे तो मान के चलिए कि आप जो है वो निकाल ले जाएंगे 30 के 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, जैसे लास्ट ईयर लोगों ने करके अभी फटाफट देखिए सबने मेंस लिखा है। आप भी फिर उनके नाम में इस बार आपका भी नाम जो है वो जुड़ जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है, बहुत चर्चा में रहा है ये नाम, बहुत चर्चा में रहा है, ठीक है। तो क्या बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये कब हुआ है, मार्च 2025, ठीक है। तो मार्च 2025 में वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी हैं, उनका नाम है निधि तिवारी। कौन से हैं, आईएफएस ऑफिसर। निधि तिवारी को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए विकल्प कौन सा होगा, बी। निधि गुप्ता भी है तो नहीं जाना है उसके साथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बी का, और कब हुआ है, मार्च 2025 में। ये भी चर्चा में रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। क्या कहता है, अप्रैल 2025 में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त की गई। अब देखिए यह भी चर्चित मुद्दा आ गया है ना, और यह भी नाम से ही जुड़ा हुआ है। और यहां पर देखेंगे तो आपको टाइमलाइन दे दिया गया है अप्रैल 2025 में, तो एक काम आपका कर दिया गया है। उनका नाम है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को
यहां पर आरबीआई की डिप्टी गवर्नर जो है वह नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक में पूनम गुप्ता की एंट्री हो चुकी है एज ए डिप्टी गवर्नर। मामला समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सी विकल्प के साथ चलेंगे। कुछ चीजें ऐसा ही नामों को ध्यान रखिए, काम आपका बन जाएगा। आगे विधि आयोग लॉ कमीशन की बात की गई है। 23वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, 23वें अध्यक्ष के रूप में आपसे पूछा गया है विधि आयोग को लेकर के। विधि आयोग जानते हैं ना, तमाम चीजों को जो विधि से संबंधित, कानून वगैरह से संबंधित होता है, सरकार को रिपोर्ट सलाह देने का काम, ये सब काम करती है। और ये हुआ जो है वह कब हुआ है? 15 अप्रैल 2025। नोट करते चलिएगा जो चीज अलग से करवा रहा हूं। 15, क्योंकि तारीख भी पूछ लिया जाता है। 15 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को, कौन है? दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार। ठीक है, ये भी ध्यान रखते चलना है। तो यहां पर हमें ये नाम मिल गया है। बी विकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब 7वें पर चलिए। 7वां क्या कहता है? भारतीय कॉर्पोरेट मामले। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। 150 प्रश्न रहेगा आपके पास, समय पर्याप्त रहेगा, समय की कमी नहीं होगा, तो परेशान उस चीज के लिए नहीं होना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो गलती करने के चांसेस कम होगा। 150 में कितने भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन सब का ये कहना होता है कि यदि जल्दीबाजी में प्रश्न पढ़ के आते हैं तो 3-4 प्रश्न ऐसे गलती करके आते हैं जो उनको प्रश्न का जवाब आते रहता है, सिर्फ जल्दीबाजी में पढ़ के आए और गलत कर लिए। तो ये आपको नहीं करना है। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लोकेशन को लेकर के पूछा गया है। और ये लोकेशन जो है वह हिंट देता हूं, चलिए आप लोग तब तक जवाब दीजिए, मैं हिंट दे देता हूं। दिल्ली NCR में है। अब जो दिल्ली का नाम होता है ना उसको क्या कहते हैं? NCR दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो ये NCR दिल्ली, और NCR दिल्ली में जानते हैं कि हरियाणा का कुछ हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो हरियाणा में ये जगह आपको रहेगा। और हरियाणा में एक जगह है, उसका नाम है मानेसर। नाम सुना है, चर्चा में है। तो यहां पर भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान IICA का अगर देखेंगे तो वह हरियाणा से जाकर के जुड़ेगा, बगल में, दिल्ली NCR के बगल में है। तो ये हिंट था आपके लिए। डी विकल्प यानी कि मानेसर यहां पर हो जाएगा। कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित प्रशिक्षण और नीतिगत अनुसंधान का कार्य किया करता है भारतीय कॉर्पोरेट संस्थान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। आपका काम यहां से इतने से बच जाएगा। बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं पूछेगा, बहुत फैक्चुअल नेचर का होता है, जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा किया जाएगा। और मेरा मानना है कि लास्ट ईयर जैसा पेपर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर सकता है पेपर को, आयोग के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन चूंकि चुनावी साल है तो पेपर बहुत कठिन भी नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना है। तो कुछ नुकसान है तो कुछ फायदा भी है, दोनों चीजों को ध्यान दे करके। यानी कि हमें फिर स्टडी करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी कैसी बनानी है कि थोड़ा सा फैक्चुअल भी पढ़ना है और थोड़ा सा स्टैटिक। तो स्टैटिक पूछे जाने के चांसेस कहां से होगा? जो बेस सब्जेक्ट है आपका, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, वहां जाके पढ़िए, वहां स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो सकता है। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल नहीं कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा, लिख के ले लीजिए मेरे से। ठीक है, आज रख लीजिए और तैयारी की रणनीति ऐसे ही बना लीजिए, देखिए काम निकल जाएगा आपका। जब जब चुनावी साल रहा है उस चुनावी साल के पेपर को बस एनालिसिस कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आयोग क्या प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, चलिए यहां पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा फिर से चर्चा में आ गया। पहला प्रश्न इसी का हमने देखा था, याद है ना? नालसा किससे संबंधित संस्था है? उस वक्त हमने नालसा को लेकर के क्या पहला प्रश्न यहां पर किया था, देखिए क्या कहा था। मई 2025 में नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? और हमने कहा था न्यायमूर्ति सूर्यकांत, है ना? तो ये नालसा का प्रश्न था आपको, कार्यकारी अध्यक्ष का। अब यहां पर देखिए उसी संस्था से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न है, तो थोड़ा सा हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। ऐसे ही रिवीजन कर लेना है। क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा किससे संबंधित संस्था है? इस संस्था का काम क्या है? देखिए नालसा यानी कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, शब्द पे ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय तो ये नेशनल लेवल की बात हो गई, विधिक सेवा यानी कि लीगल सर्विसेज जो है उसको देने का एक प्राधिकरण है ना, जो अथॉरिटी कहते हैं उसको। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या होगा? देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, जिन तक कानून नहीं पहुंच पाता है।
उनके पास वकील करने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो न्याय कैसे मांगे? इसका मतलब क्या वो जेल में रहेंगे? क्या उसका मतलब उनका कोई कोर्ट में केस नहीं लड़ेगा? ये सारी समस्या हो सकता है। तो नालसा जो है इन सब चीजों के लिए काम करता है। गरीब, जरूरतमंद, वंचित लोग जिनको न्यायिक सहायता चाहिए, विधिक सहायता चाहिए, उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का काम करता है। एक वेब सीरीज आया था, नेटफ्लिक्स पे है, अगर ना देखा होगा आप लोगों ने तो देख सकते हैं, उसका नाम है ब्लैक वारंट। ब्लैक वारंट जो है एक गुप्ता जी करके, शायद मेरे ख्याल से संजय गुप्ता नाम था, वो तिहाड़ जेल के जो है वो जेलर हुआ करते थे और उन्हीं के समय तिहाड़ जेल में कैदियों से संबंधित सुधार के मामले बढ़े कि कैसे कानूनी सहायता मुफ्त में कैदियों को मिलना चाहिए। ये सब वो वहां पर जेलर रहते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत किया था। ब्लैक वारंट एक बुक भी है जो उन्होंने किताब लिखा, उसी पर वो वेब सीरीज है। बहुत शानदार वेब सीरीज है, किताब भी बहुत अच्छी है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नालसा का काम क्या करना है? ग्रामीण विकास नहीं, वैसे भी हमें सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है। विधिक सेवा, ग्रामीण विकास से क्या मतलब? शिक्षा नीति से क्या मतलब है विधिक सेवा का? आर्थिक सुधार थोड़ी करना है। अब देखा आपने, इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने के लिए क्या आपको इसकी जानकारी था, इसको पढ़ने की आवश्यकता था कि इस टॉपिक को? अगर आप इस टॉपिक को पढ़े कि पूछा क्या गया है ये समझ लिए और फिर विकल्प को सही से एलिमिनेट करना सीख गए तो आप ऐसे जान जाएंगे कि सी जवाब होगा न्याय तक पहुंच और कानूनी सहायता, ठीक है। क्योंकि यहां पर ये तीनों चीजें तो बहुत ज्यादा सिलेबस से बाहर की चीज है, इसके सिलेबस से समझ में आ रहा है। लॉजिक लगाना है, आप देखेंगे ना 10 से 12 से 15 क्वेश्चन तक बीपीएससी में हर साल ऐसे प्रश्न रहते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, कॉमन सेंस, एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। तो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगा देंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। सी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। चलिए अब 9वें पर चलते हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, देखिए ये ब्रिक्स से आ गया। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स को लेकर के एक प्रश्न हमने किया था ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर पूछ लिया गया है ब्रिक्स का मोटो क्या है, ठीक से समझना है। ब्रिक्स के मोटो को लेकर के हम लोग अगर देखेंगे, क्या खेल का आयोजन ब्रिक्स का काम है? सोचिए, ऐसा ही बाहर हो गया ये। क्या रक्षा सहयोग क्या ब्रिक्स का काम है? ऐसा ही बाहर हो गया। क्या जनगणना कराना ब्रिक्स का काम है? सेंसस नहीं, जनगणना कराना अभी सेंसस चूंकि चर्चा में है 2027 में होगा और ये केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये देखना है, इसका नोटिफिकेशन आ गया है, 2 चरण में होगा। ये इससे संबंधित चीजें पढ़ना है, जनगणना आ गया। तो क्या है? व्यापार और निवेश बढ़ाना। किसमें? जो इसमें राष्ट्र जुड़े हुए हैं, जो मेंबर हैं इसके ब्रिक्स देश, जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, अफ्रीका और भी जो मेंबर अब ब्रिक्स प्लस हो गया है, तो इनके बीच व्यावसायिक सहयोग को बढ़ाना है, निवेश को बढ़ाना है, ये काम है। देखिए ऐसे ही आ गया सी विकल्प। ऐसे प्रश्न रहेगा, कुछ चीजें बस एलिमिनेट करके जानकारी है, आपका काम निकल जाएगा। आपको उसके लिए विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट? वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ठीक से समझिए, वैश्विक स्तर पर ग्लोबली बात किया जा रहा है। लैंगिक अंतराल यानी कि जो सेक्स रेशियो की बात किया जाता है, पुरुष और महिलाओं के बीच जो है कितना अंतर होता है ना, इन चीजों को लेकर के। जैसे हम लोग सेक्स रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? सेक्स रेशियो जो लिंगानुपात निकालते हैं उसको क्या कहा जाता है कि भाई पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है, यही तो देखा जाता है ना। और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कह देते हैं कि भाई बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट का मान लेते हैं, अगर जैसे कि समस्तीपुर, दरभंगा, तो एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ कि तकरीबन जो है 912, 13, 15 के आसपास है। तो अगर हमने कहा कि 912 महिला है किसी एक डिस्ट्रिक्ट बिहार में लिंगानुपात, तो जाहिर सी बात है महिलाओं की संख्या 912 है, कितने पर? 1000 पुरुष पर। यह कहने का मतलब यहां पर है। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में इसी तरह समझना है कि वैश्विक स्तर पर किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। तो एक तो WEF हो गया। अब एक प्रश्न यहां से और मेरा मन कर रहा है कि हो सकता है एक स्टेटमेंट अगर इसी से बना दे कि ये रिपोर्ट कब कब जारी होता है। दोस्तों नोट कर लीजिए, ये रिपोर्ट जो है वह एनुअली जारी होता है, प्रति वर्ष, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपसे एक चीज ये पूछ ले और आप लोग कहीं कंफ्यूज ना करें। सी विकल्प के साथ आप चलेंगे, सी विकल्प जो है वह सही जवाब इसका हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न जो आपको देता हूं, आज आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। पटना मेट्रो है ना, आप जानते हैं कि पटना मेट्रो की शुरुआत जो है वो होने वाला है। का पहला चरण, फर्स्ट फेज
कब तक शुरू होने की संभावना है? सरकार के द्वारा विभिन्न सोर्स से अब कहा जा रहा है कि संभावना है, तो कब तक संभावना है ये आप मुझे लिख करके बताएंगे। लेकिन एक और प्रश्न, जब मेट्रो का चर्चा आ ही गया तो पटना मेट्रो के अलावा बिहार के कुछ और शहरों में मेट्रो की व्यवस्था की गई है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। और चलिए नंबर मैं बता देता हूं कि 4 अलग अलग शहर में व्यवस्था किया, पटना छोड़ के। पटना एक पहले से, तो आने वाले समय में बिहार के 5 शहर में मेट्रो होगा। ठीक है, तो ये 4 शहर का नाम क्या है आप मुझे लिख करके कमेंट करके बताएंगे। और इस शहर से जुड़े हुए कितने लोग हैं यहां पर देख रहे हैं, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितने अवेयर हैं। ये मैं पढ़ा चुका हूं 2-3 बार। तो यहां पर अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है वैसे करंट अफेयर्स के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक टॉपिक है आपका उसमें। तो मेट्रो कौन कौन शहर में आने वाला है बिहार में बताएंगे, और कब तक ये भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हम लोगों ने 10 टॉपिक देखा। इसमें से हमने क्या ज्यादा गौर किया कि चर्चित व्यक्ति के नाम पर हमने देखा कि भाई कौन व्यक्ति किस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या वो काम करते हैं, है ना, कहां से रिटायर होकर के आए हैं, ये सारी चीजें हमारा देखने का रहा। ब्रिक्स निश्चित तौर पर हमारे आज चर्चा का केंद्र बना रहा है। इन तमाम चीजों को अच्छे से तैयार करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, और हम लोग प्रीलिम्स तक लगातार जो है प्रत्येक दिन 10 टॉपिक को तैयार करेंगे करंट अफेयर्स का। बताने को बहुत कुछ है, फिर भी कह रहा हूं, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितनी आवश्यकता है, जरूरत से ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल 2 महीना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।